तो आपके पास अब यहाँ पे अब कंपाइल होगा, लॉस स्पार्स कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी है। स्पार्स कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी वहाँ यूज करते हैं जहाँ पे कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी और स्पार्स कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी कहाँ यूज करते हैं? याद है किसी को? स्पार्स का क्या फंक्शन होता है मतलब? ये हमने उसमें किया था। हाँ स्पार्स में, हाँ स्पार्स हम वहाँ लगाते हैं जहाँ पे हमारे लेबल्स जो है ना वो हमने उसको उसमें ना चेंज किया। किसमें ना चेंज किया? डिफरेंस बिटवीन कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी एंड स्पार्स कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी। The only क्या difference between sparse and categorical is the format of two labels. When we have a single label multi-class classification problem, the labels are mutually exclusive for each other. Each data, meaning each data entry can only be. क्या ये इसने क्या बताया? आपने क्या भेजा है? सर ये मैंने भी यही भेजा है, मैं भी यही रीड कर रहा था अभी। अच्छा, ये कितना अच्छा नहीं लिखा इसने। मल्टी क्लास क्लासिफायर, मल्टी लेबल क्लासिफायर, बाइनरी क्लासिफायर, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी, लॉस फंक्शन, मल्टी क्लास में आ गया आपके पास है क्या है? मल्टी क्लास लेबल ये categorical cross entropy produces one hot array containing the probable match of each category, and sparse categorical cross entropy produces a category index of the most likely matching category. अच्छा, ये probabilities देता है, जबकि ये आपको वो देता है, नंबर देता है, क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2, क्लास नंबर 3, ऐसे ही। इन दिस केस यहाँ पे consider classification problem with 5 categories or classes. In the case of CCE, categorical cross entropy, the one hot encoded may be 0, 1, 0, 0, 0, and the model may predict 0.2, 0.5, 0.1, 0.1, 0.1. Probably ये आप probability यानी कि आप ये sum of probabilities देगा, ये आपका sum करेंगे तो ये 1 आएगा. In case of sparse categorical cross entropy, the target index may be 1 and the model may predict 0.5. यहाँ पे आपको ये जो है ना मॉडल हमें वो टारगेट इंडेक्स प्रिडिक्ट करके देगा, यानी कि उसका इंडेक्स देगा, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5 है ना, तो उसमें से 1 देगा या 2 देगा या 3 देगा, ऐसे भाई कौन से वाला वो है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये आता है कि उसकी प्रोबेबिलिटी वन हॉट एनकोड जो है आप इस तरह करेंगे आप लेबल्स को, और प्रोडक्शन ऐसे आएगी, ठीक है। और आपके पास इसमें आएगा, आपके पास वो इंडेक्स आएगा उसका डायरेक्टली, और मॉडल जो है टारगेट इंडेक्स ये होगा, और मॉडल जो है आपका क्या करेगा 0.5 देगा।
जो आपको याद है कि हम लेबल्स को जब हम करते हैं वन हॉट एनकोड, तो हर हर जो आपकी इनपुट होती है तो उसका लेबल होता है। मिसाल के तौर पे फ्लावर क्लासिफिकेशन थी, जैसे कि आपका सनफ्लावर है या रोज है या दिस दिस दिस, 5 फ्लावर है। तो आपका जो लेबल है मिसाल के तौर पे, ये आपका सन वो है रोज है, तो रोज का लेबल मिसाल के तौर पे वो है 1, तो इसमें ये, तो ये 1 होगा, बाकी 0 होंगे वन हॉट एनकोडिंग के अंदर। तो और आपकी प्रेडिक्शन फिर ऐसे आती है। लेकिन जब आपके पास स्पार्स कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी होती है तो वो आपका लेबल ही एक्चुअली जो होता है, वो आपका मिसाल है रोज़ है, रोज़ के सामने जो है वो 1 लिखा हुआ होगा, और सनफ्लावर है तो उसके सामने 2 लिखा हुआ होगा, और इस तरीके से। यानी कि वो लेबल मतलब उसमें जो है वन हॉट एनकोडिंग नहीं होती, बल्कि लेबल एनकोडिंग होती है इंटीजर में। तो वो जो है आपका फिर उसी हिसाब से जो है ना आपका स्पार्स कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी की जो आउटपुट होगी वो इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी। मिसाल के तौर पे 2 आउटपुट करेगा और उसकी प्रोबेबिलिटी दे देगा 0.8 प्रोबेबिलिटी है इसकी। तो ये इस तरह आएगा डायरेक्ट। ये रिकैप हो गया थोड़ा सा। तो लेबल इज इक्वल टू टी एफ, ये आपका लेबल्स कन्वर्ट हो गया टेंसर में, क्योंकि आपके जी आई हैव बीन वेटिंग फॉर हगिंग फेस कोर्स फॉर होम लाइफ इट्स अमेजिंग, तो दोनों जो है ना वो 1 1 पॉजिटिव हैं। तो आपके लेबल आपने पॉजिटिव लिख दिए 1 1, और आपने उसको ट्रेन कराया मॉडल डॉट ट्रेन ऑन बैच, बैच बैच आपके ये हो गया डिक्शनरी में, और लेबल्स। Of course, just training the model on 2 sentences is not going to yield very good results. The better results you will need to prepare a bigger data set. लाजिम बात है, डेटा सेट छोटा है तो एक्यूरेसी वगैरह इतनी अच्छी नहीं आएगी। इन दिस सेक्शन वी विल यूज एन एग्जांपल ऑफ MRPC Microsoft Research Paraphrase Corpus dataset introduced in a paper by William B. Donald and Chris Brockett. The dataset consists of 5,801 pair of sentences with a label indicating if they are paraphrases or not. If both sentences mean the same thing, अगर दो सेंटेंस के मीनिंग अगर वो सेम है तो वो पैराफ्रेसिस हैं, अगर वो डिफरेंट मीनिंग है तो वो पैराफ्रेसिस नहीं है। We have selected it for this chapter because it is a small data set and it's easy to experiment with the training on it. तो हम यहाँ से देखते हैं इसको। ये क्या हो गया? The Hugging Face Datasets Library, a quick overview. The Hugging Face Dataset Library is a library that provides an API to quickly download many public datasets and preprocess them. In this video, we'll explore how to do that. The downloading part is easy with the load dataset function. You can directly download and cache a dataset from its identifier on the dataset hub. Here, we fetch the MRPC dataset from the clue benchmark. It's a dataset containing pairs of sentences, where the task is to determine the paraphrases. The object returned by the load dataset function is a dataset dict, which is a sort of dictionary containing each split of our dataset. We can access each split by indexing with its name. ये आपकी जो रॉ डाटा सेट है, ये ग्लू आपकी कोई लाइब्रेरी है? ग्लू डाटा सेट है सर। MRPC फिर क्या है? ये भी जाए जरा वहां पे उसकी डाटा सेट की मॉडल हब पे जाए सर। ये ग्लू, अच्छा ये ग्लू है सर।
ग्लू में आपका ये डाटा पड़ा हुआ है और इसका वो क्या था MRPC का मतलब क्या है? वो भी फिर डेटासेट ही होगा शायद, देख के जरा। MRPC ये है द माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च पैराफ्रेज कॉर्पस, MRPC ये है। अच्छा, इसके अंदर बहुत सारे हैं फिर, पता है इसके अंदर ये सारे हैं, ये AX कोला MNLI, ठीक है, ये दो डिफरेंट कॉर्पस हैं। इसके अंदर जो है आपका डाटा सेट, ग्लू डाटा सेट के अंदर बहुत सारे कॉर्पस मौजूद हैं। इसमें से एक जो है ना वो MRPC है। MRPC आपका है द माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च पैराफ्रेज कॉर्पस is a corpus of sentence pairs automatically extracted from online news sources with human annotations for whether the sentence in the pair are semantically equivalent। यानी कि मीनिंग सेम है या नहीं है, दोनों सेंटेंसेस के पेयर ऑफ सेंटेंस होंगे। हाँ, एक एक यानी कि एक लाइन में एक पेयर होगा, उन दोनों पेयर के अगर मीनिंग सेम, यानी उस पेयर के दोनों सेंटेंस के मीनिंग सेम है तो वो उसको कहेंगे पैराफ्रेज सेंटेंस। तो इसको लोड कर रहा है, यानी इस डेटा सेट से, ग्लू डेटा सेट से, और उसका कॉर्पस जो वो यूज़ कर रहा है वो MRPC यूज़ कर रहा है। लेकिन इसके अंदर और भी बहुत सारे हैं जो आपके सामने यहाँ नज़र आ रहे हैं, ये सारे कॉर्पस हैं इसमें। ये मिसाल के तौर पे इसका मेरे ख्याल ये यूजेज कैसे लिखा हुआ है, ये हाउ टू, ये उसने ये तो बताया है कि हाउ टू कंट्रीब्यूट, अभी जो है ये मुकम्मल नहीं है डाटा सेट, मतलब ठीक है। तो बेसिकली ये यूज़ कर रहा है ग्लू डाटा सेट, उसके अंदर कॉर्पस जो है ना वो MRPC का कॉर्पस वो लोड कर रहा है। तो यहाँ पे आपके पास जब आपने इसको डिस्प्ले किया तो ये डिक्शनरी स्ट्रक्चर एक आया है। Is a dataset dict, which is a sort of dictionary containing each split of our dataset. We can access each split by indexing with its name. This split is then an instance of the dataset class with columns. Here, sentence 1, sentence 2, label, and IDX, and rows. We can access a given element by its index. The amazing thing about the Hugging Face datasets library is that everything is saved to disk using Apache Arrow, which means that even if your dataset is क्या huge, है यार ये बंदा, index. The amazing thing about the Hugging Face datasets library is that everything is saved to disk using Apache Arrow, which means that even if your dataset is huge, you won't get out of RAM. Only the elements you request are loaded in memory. Accessing a slice of your dataset is as easy as one element. The result is then a dictionary with list of values for each keys. Here, the list of labels, the list of first sentences, and the list of second sentences. The features attribute of a dataset gives us more information about its columns. In particular, we can see here it gives us the correspondence between the integers and names for the labels. 0 stands for not equivalent, and 1 for equivalent. To preprocess all the elements of our dataset, we need to tokenize them. Have a look at the video Preprocess Sentence Pairs for a refresher. But you just have to send the two sentences to the tokenizer with some additional keyword arguments. Here, we indicate a maximum length of 128 and pad inputs shorter than this length, truncate inputs that are longer. We put all of this in a tokenized function that we can directly apply to all the splits in our dataset with the map method. As long as the function returns a dictionary-like object, the map method will add new columns as needed or update existing ones. To speed up preprocessing and take advantage of the fact that our tokenizer is backed by Rust, thanks to the Hugging Face Tokenizers library,
We can process several elements at the same time in our tokenize function, using the batch equal true argument. Since the tokenizer can handle a list of first or second sentences, the tokenize function does not need to change for this. You can also use multiprocessing with the map method. Check out its documentation, linked below. Once this is done, we're almost ready for training. We just remove the columns we don't need anymore with the remove columns method, rename label to labels, since the model from the transformers library expects that, and set the output format to a desired backend, Torch, TensorFlow, or NumPy. If needed, we can also generate a short sample of a dataset using the select method. टाइम लगाया कि इसने 3.5 मिनट। चलो हम ये जब इसको स्टेप बाय स्टेप खुद ही करेंगे तो इसको समझते जाएंगे। अभी इसमें तो बहुत ही बड़ी अजीब तरीके से बता दिया है। चलें, अच्छा जी, तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं और कोशिश करते हैं कि ये इस सेशन में हम ये ख़त्म कर पाएँ। और अच्छा जी, द हब डजंट जस्ट कंटेन मॉडल, इट आल्सो हैज़ मल्टीपल डाटा सेट इन लॉट्स ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस। अभी हमने देखा था कि हम क्या कर रहे हैं कि एमआरपीसी के जो है ना डाटा सेट को डाउनलोड करेंगे, मतलब जो इसने वीडियो में किया है हमारे साथ। और यू कैन ब्राउज डाटा सेट हेयर। मेरे ख्याल डाटा सेट जो है वो यही आपके लिंक है डाटा सेट्स के अंदर, ये वही लिंक है जो हम खोल चुके हैं पहले। तो and we recommend you to try to load and process a new dataset once you have gone through this section. See the general documentation here, but for now, अच्छा documentation क्या कहती है? But for now, let's focus on the MRPC dataset. This is one of the 10 datasets composing a GLUE benchmark, which is the academic benchmark that is used to measure the performance of ML models across 10 different text classification tasks. ये जो है आपका डाटा सेट लोड कैसे होता है वो यहाँ इसमें सारा दिया हुआ है, प्रोसेस उसका, डाटा सेट लोडिंग का ये सारा उसके बारे में ही है। डिफरेंट तरीकों से जेसन फाइल है, सीएसवी फाइल है, और टेक्स्ट फाइल से कैसे लोड करेंगे और एवरीथिंग, पांडा से कैसे लोड करेंगे, मेमोरी से कैसे लोड करेंगे, सारा कुछ लिखा हुआ है। लोडिंग द डाटा सेट, ये तो this is one of the 10 datasets composing of the GLUE benchmark. GLUE benchmark पता नहीं क्या होता है। अच्छा, ये वही है मेरे ख्याल में जो आपके उसमें था, GLUE benchmark, ये 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 हैं, 7 GLUE benchmark। अच्छा, ये ग्लू वाला ही है ना? हाँ, तो ग्लू के अंदर कहता है, ग्लू के अंदर 10 डाटा सेट हैं। तो ये क्या 10 हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ज़्यादा हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ज़्यादा हैं। ये 10 कैसे कह रहे हैं? वो बाद में भी कंट्रीब्यूट हो गया होगा ना इसमें। हाँ, ये भी हो सकता है। तो ठीक है, which is an academic benchmark that is used to measure the performance of ML models across 10 different text classification tasks. The dataset library provides a very simple command to download and cache the dataset on the hub. We can download MRPC dataset like this. तो आप लोड डाटासेट की लाइब्रेरी को यूज़ करते हुए, जो यहाँ पे भी दी हुई है, ये लोड डाटासेट, ये लोड डाटासेट, इस तरीके से यूज़ करते हैं इसको।
इंपोर्ट लोड डाटा सेट स्क्वाड स्प्लिट ट्रेन, इस तरीके से। ये जो है आप लोड डाटा सेट ग्लू, ग्लू आपका जो है वो एक डाटा सेट लाइब्रेरी है ये वाली, और उसके अंदर उसका कॉर्पस जो है वो आपने यूज़ करना है MRPC का। तो जब आपने लोड कर लिया उसको, इसको हम खोल लेते हैं कोलैब के अंदर। क्या हम यही नहीं कर रहे थे? नहीं, ये तो हो गई है ना। नहीं, ये यही तो कर रहे हैं मेरे ख्याल में। इसी में नीचे कर लेना ऐड इसे। हाँ, यही कर रहे हैं ना, ये वाला सही है। ये तो फजूल में खोल लिया। ठीक है, तो ये आपका हो गया जी। ये सारी चीज़ें वही हो गई, ये सारी चीज़ें वही हो गई। यहाँ पे आके हमारे पास ये, सॉरी नीचे आ रहे हैं, ये आपका आ गया डिक्शनरी में डाटा सेट आ गया इस तरीके से। तो यहाँ पे आप ये देखा आपने, प्रिंट करवाया, रॉ डाटा सेट को प्रिंट करवाया, तो ये आपके पास आ रहा है डाटा सेट डिक्शनरी में। तो आपके पास ट्रेन, मतलब इस डिक्शनरी के अंदर एक एक आपकी की ट्रेन है, एक की वैलिडेशन है और एक की टेस्ट है। तो हर एक का डाटा सेट अलग से पड़ा हुआ है। इसके अंदर 3668 रोज़ हैं, इसके अंदर 408 रोज़ हैं, इसके अंदर टेस्ट के अंदर 1725 रोज़ पड़ी हुई हैं। ठीक है, और उसके जो है 2 सेंटेंस हैं हर रो में। ठीक है, सेंटेंस 1 सेंटेंस 2, और उसका लेबल है, और उसका मेरे ख्याल में IDX ID है, क्या ID है वो देखते हैं। तो अगर आप देखना चाहें कि रॉ डेटा सेट का ट्रेनिंग का सेक्शन, ठीक है, ट्रेनिंग का सेक्शन, तो आपको ये चीज़ नज़र आएगी यहाँ पे, ट्रेन रॉ ट्रेन डेटा सेट। आपने इसको ट्रेन वाली की के साथ इसको सेव करा दिया इसमें, तो ये चीज़ इसमें सेव हो जाएगी। अब आप क्या कहते हैं कि 3668 रोज़ में से पहली रो देखना चाह रहे हैं। ठीक है, पहली रो, तो आप देख रहे हैं कि ट्रेन डेटा सेट 0, तो ये इसकी पहली रो ये आपको नज़र आ रही है। इसमें IDX 0, लेबल 0, लेबल 1 और सेंटेंस 1 और सेंटेंस 2। तो हम इसको ज़रा रन करते हैं और एक आधा एक दो और देखते हैं। तो इसमें आप अगर अगर वो हमें जैसे दिखा रहा था, इसमें 0 10, पहले 10 देखते हैं। तो ये आपके पास ID असल में वो आपकी वो इंडेक्स है और उसका लेबल है। मतलब है कि ये क्या वो क्या बोलते थे उसको, पैरा पैरा पैराफ्रेज 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 है या नहीं है। तो ये जो पहला है ये पैराफ्रेज है, तो इसमें जो है ये पहला सेंटेंस, ये दूसरा सेंटेंस, तो इसमें जो है ये दोनों जो है रिलेवेंट हैं या नहीं आपस में, मतलब फिर पैराफ्रेज बनेगा। सही, एमरोजी अक्यूज्ड हिज ब्रदर whom he called the witness। ठीक है, तो ये एक सेंटेंस हो गया, ऑफ deliberately distorting his evidence। तो दैट मीन्स ये आपस में कोरिलेट कर रहे हैं। ठीक है, इनका आपस में रिलेशन बन रहा है दोनों सेंटेंस का, तो ये पैराफ्रेज होगी। अब अगला लेवल 0 है, Yakepia owned Dominic's before selling the chain to Safeway in 1998 for 2.5 बिलियन। दूसरा सेंटेंस इसका ये है मेरा ख्याल में, नहीं, हाँ एक मिनट, ये पहला सेंटेंस है, पहला सेंटेंस इसका ये लेबल 1, ये इसमें इसमें कैसे आ रहा है ये सेंटेंस 1 और सेंटेंस 2 कहाँ से शुरू हो रहा है सेंटेंस, अच्छा ये सेंटेंस 1 है, सेंटेंस 2 यहाँ है, सॉरी। सेंटेंस 1 ये एमरोजिक अक्यूज्ड हिज ब्रदर whom he called the witness, और सेंटेंस 2 ये रेफरिंग टू हिम एज ओनली द विटनेस, ये आपका सेंटेंस 2 है।
तो ये जो है आपके वो हो रहे हैं पैराफ्रेज। दूसरा आपके जो है सेंटेंस ये है, मतलब सेंटेंस 1 का जो दूसरा है, ऑफ डेलिबरेटली डिस्टॉर्टिंग हिज एविडेंस, और नीचे आ जाएं तो ये आपका दूसरा है। तो ये आपस में वो रिलेट नहीं करे, दैट मीन्स ये नॉट अ पैराफ्रेज। तो इस तरीके से ये चीज़ें, तो ये जो है आपके पास ये डाटा सेट आ गया। इसके आपने पहले 10 देख लिए और नीचे चले गए फीचर्स, ड्रॉ ट्रेन डाटा डॉट डाटा ट्रेन डॉट फीचर्स। तो फीचर्स में आपके पास IDX है, ये उसमें जो है इसकी टाइप क्या है, int 32 है, और ये एक वैल्यू है। लेबल जो है वो क्लास लेबल है, उसके दो क्लासेस हैं। नेम्स नॉट इक्वलेंट, मतलब ये आपका पैराफ्रेज है या नॉट पैराफ्रेज, ठीक है। जैसे दो क्लासेस हो और ना, मतलब नेम हो कैट एंड डॉग, मतलब उस तरीके से नॉट इक्वलेंट। इस तरीके से एक सेंटेंस 1 सेंटेंस 2, ये चीज़, ये आपके फीचर्स हैं इसके डाटा सेट के। उसके बाद हम यहाँ जाते हैं, तो ये चीज़ फीचर्स पढ़ ली हमने। बिहाइंड द सीन लेबल इज ऑफ द टाइप क्लास लेबल, आपके पास क्लास लेबल है। एंड मैपिंग ऑफ इंटीजर्स टू लेबल नेम इज स्टोर्ड इन द नेम्स फोल्डर। 0 कॉरस्पॉन्डिंग नॉट इक्वलेंट एंड 1 कॉरस्पॉन्डिंग टू इक्वलेंट, मतलब 1 जो है वो पैराफ्रेज है और 0 है जो नॉट पैराफ्रेज है, मतलब इस तरीके से। अच्छा, अब वो कहता है कि ट्राई लुक एट 15 ऑफ द ट्रेनिंग सेट एंड look at the element 15 of the training set and element at 87 of the validation set, what are their labels। तो ये तो कोई मुश्किल नहीं है, इसको देख लेते हैं। 15th एलिमेंट और वैलिडेशन का 87th एलिमेंट। तो हम यहाँ जाते हैं, पहले हम क्या करते हैं, वैलिडेशन वाले को उठाते हैं। तो वैलिडेशन वाले को कैसे उठाएंगे, यहीं पे उठा लेते हैं। यहाँ वैलिडेशन और वैलिडेशन लिखते हैं यहाँ, ठीक है। और इसका 87th एलिमेंट देखते हैं। तो इसका लेबल 0 है, ठीक है। और एलिमेंट एट द ट्रेनिंग सेट, 15th एलिमेंट ऑफ द ट्रेनिंग सेट। तो ये आपका वही है 15, इसका 15 देख लें। ये आपका 15 है, तो इसमें आपके पास 0 लेबल है, ठीक है। और इस तरीके से अब आ गया इसका वीडियो दोबारा। How to preprocess pairs of sentences. We have seen how to tokenize single sentences and batch them together in the Batching Inputs Together video. If this code looks unfamiliar to you, be sure to check that video again. Here we'll focus on tasks that classify pairs of sentences. For instance, we may want to classify whether two texts are paraphrases or not. Here is an example taken from the Quora question pairs dataset, which focuses on identifying duplicate questions. In the first pair, the two questions are duplicate. In the second, they are not.
Another classification problem is when we want to know if two sentences are logically related or not, a problem called natural language inference or NLI. In this example, taken from the multi-NLI dataset, we have a pair of sentences for each possible label: contradiction, not word, or entailment, which is a fancy way of saying the first sentence implies the second. So classifying pairs of sentences is a problem worth studying. In fact, in the GLUE benchmark, which is an academic benchmark for text classification, 8 of the 10 datasets are focused on tasks using pairs of sentences. That's why models like BERT are often pre-trained with a dual objective. On top of the language modeling objective, they often have an objective related to sentence pairs. For instance, during pre-training, BERT is shown pairs of sentences and must predict both the value of randomly masked tokens and whether the second sentence follows from the first or not. Fortunately, the tokenizer from the Transformers library has a nice API to deal with pairs of sentences. You just have to pass them as 2 arguments to the tokenizer. On top of the input IDs and the attention mask we studied already, it returns a new field called token type IDs, which tells the model which tokens belong to the first sentence and which ones belong to the second sentence. Zooming in a little bit, here are the input IDs aligned with the tokens they correspond to, the respective token type ID, and attention mask. We can see the tokenizer also added special tokens, so we have a CLS token, the tokens from the first sentence, a step token, the token from the second sentence, and a final step token. If we have several pairs of sentences, we can tokenize them together by passing the list of first sentences, then the list of second sentences, and all the keyword arguments we studied already, like padding equal to. Zooming in at the result, we can see how the tokenizer added padding to the second pair of sentences, to make the two outputs the same length. It also properly dealt with token type IDs and attention mask for the 2 sentences. This is then all ready to pass through our model. अच्छा जी, अब हमारे पास टाइम कितना रह गया है? 7 minutes. ठीक है, तो to pre-process data we need to convert the text to numbers the model can make sense of. As you saw in the previous chapter, this is done with the tokenizer. We can feed tokenizer one sentence or a list of sentences, so we can directly tokenize all the first sentences and all the second sentences of each pair like this. तो ये आपके पास टोकनाइजर, ये बर्ड बेस केस, ये आपका फ्री फ्रॉम प्री ट्रेन मॉडल. हेलो, क्या हुआ? पहले रिकॉर्ड नहीं हो रहा था? सर रिकॉर्ड हो रहा है. अच्छा अच्छा, तो रिकॉर्ड की आवाज़ आ रही थी, पता नहीं. अच्छा, तो ये आपका टोकनाइजर और आपका ट्रेन सेंटेंस 1 सेंटेंस 2, इसमें दैट मीन्स के सारे के सारे सेंटेंसेस जो हैं सेंटेंस 1 के और सेंटेंस 2 के सारे इसमें आ जाएंगे. ठीक है, यानी कि टोकनाइज हो जाएंगे. अच्छा, लेकिन उसने जो अभी ये डिटेल्स बताई थी, क्या ये यहाँ पे बता रहा है? मेरा ख्याल में जो लेक्चर में बता रहा था, हाँ ये है मेरे ख्याल में ऐसे. तो ये आपके टोकनाइज हो जाएंगे सारे के सारे सेंटेंस 1 और फिर सारे के सारे सेंटेंस 2. However, we can't just pass 2 sentences to the model and get the prediction of whether the 2 sentences are paraphrase or not. We need to handle the 2 sequences as a pair and apply the appropriate processing. Fortunately, the tokenizer can also take a pair of sequence and prepare it the way the BERT model expects. तो ये हमें एक एग्जांपल दिखा रहा है यहाँ. तो जैसे कि 2 सेंटेंस हमने डाले इधर, अ पेयर ऑफ सेंटेंस. ठीक है, तो अब इसमें जो है एक चीज़ ध्यान में रखें, मेरे ख्याल में जो ये है, ये उस तरह से लिस्ट में नहीं आ रहा. जैसे कि
हम दो सेंटेंस एक लिस्ट में डाल रहे थे। अगर हम पीछे जाएं, ये अब डिफरेंट है उस केस से। एक मिनट। नहीं, 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 नहीं। Russians. डबल सेंटेंस कहाँ डाल रहे हैं हम? ये अब ये इधर जो है ना, हम एक लिस्ट के अंदर दो सेंटेंसेस को ना डाल के फिर हम इसको टोकनाइजर में से डाल रहे थे, ठीक। लेकिन अब इधर हम क्या कर रहे हैं, इधर हम सिर्फ एक पेयर ऑफ सेंटेंस जो है वो सेपरेटेड बाय कॉमा, उसको हम डाल रहे हैं इधर, ठीक है। तो उसको मैं वो जो है क्या कर रहा है ये, हमारे पास दिस इज़ द फर्स्ट सेंटेंस, दिस इज़ द सेकंड वन, और ये जो है हमारे पास इसको उसने इकट्ठा करके इस तरीके से दे दिया, और मतलब आपके अटेंशन मास्क आ गई। तो ये कितने, ये आपके जो है यहाँ पे ये टोकन टाइप आईडीज़, इसने हमें अभी तक नहीं बताया वैसे टोकन टाइप आईडीज़ के बारे में। मेरे ख्याल है ये रेलेवेंट टू दिस है। 1 2 3 4 5, नहीं नहीं, 1 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, शायद यही हो, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक, तो ये 0, ये 1 1 0 1, ये 0, ये इसका है, तो ये आपके साथ हैं। इसके बाद आपका 1 2 3 4 5 6, तो ये यहाँ तक 1 2 3 4 5 6, ये 6, पता नहीं यार चलें, खैर इसका जो आपके दो जो है ना, ये आपके इकट्ठे इसमें आए हैं दो सेंटेंस। We discussed in the input IDs and attention mask keys in the chapter 2, but we put off talking about token type IDs. In this example, this is what tells the model which part of the input is the first sentence, हाँ देखा, and which is the second one. तो आपके पास जो ये input ID token type IDs है ना, ये बता रही हैं कि ये first sentence है, ये वाला, और ये second sentence है, ठीक है, ये वाला। और try it out, take element 15 of the training set and tokenize the two sentences separately as and as a pair. What's the difference between the two results? तो इसको हम अब तो ट्राई नहीं कर सकते, टाइम ख़त्म हो गया, तो कल फिर जो है इसको यहीं से इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। स्टॉप कर दें।